ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। रुपए में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में रिवर्स रेपो रेट दर में कमी करने की घोषणा की। Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर G20 समूह के देशों में सबसे अधिक रहने की आशा है। बैंक ने पिछले महीने रेपो रेट को 75 आधार अंक कम कर इसे 5.15% से घटाकर 4.40% कर दिया था। इसके अलावा नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वित्त पोषण के लिए सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आवासीय बैंक को 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री समूह की एक बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। इसमें कोरोना महामारी और इसके कारण लागू लॉकडाउन पर चर्चा की जा रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और समाज के अन्य वर्गों को राहत के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये निर्देश कृषि गतिविधियों, बागवानी, वित्तीय क्षेत्र और निर्माण कार्यों से संबंधित सेवाओं और उत्पादों के बारे में हैं। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों जैसे कि वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज या गैर लकड़ी वन उपज के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण को लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट दी गई है। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले और इनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन को भी छूट की श्रेणी में रखा गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, तथा सहकारी समितियां न्यूनतम कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन के दौरान काम कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जैसे कि पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, ट्रांसमिशन लाइन, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाने से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में इस महीने की 20 तारीख से कुछ अधिसूचित सेवाओं में छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि देश के 325 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है। अन्य 27 जिलों में पिछले 14 दिन से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 13,387 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,749 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महामारी से अब तक 437 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित जिलों में रोकथाम उपाय लागू किए जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इनमें पुदुचेरी का माहे जिला भी शामिल है, जिसमें पिछले 28 दिन से किसी भी व्यक्ति में संक्रमण नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उद्योग जगत के साथ बातचीत में उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय तेज कर दिए गए हैं और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है। देश में वायु और रेल सेवाएं अगले महीने की 3 तारीख तक रद्द रहेंगी। केंद्र सरकार ने एक पत्रिका में छपी खबरों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने से पहले कोविड-19 पर गठित 21 सदस्यीय वैज्ञानिक कार्यबल से संपर्क नहीं किया था।
एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि इस कार्यबल से सलाह मशवरे के बाद ही निर्णय लिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि इस कार्यबल के साथ पिछले महीने 14 बार बैठक हुई और निर्णय लेने में कार्यबल के सभी सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों और विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से सभी जिलाधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। श्री गौबा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राहत शिविर एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होना चाहिए। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए निगमायुक्तों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया गया है। सभी जिलों में प्रवासी कामगारों और फंसे व्यक्तियों की गणना और उनके लिए भोजन और आश्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श भी देने का सुझाव दिया गया है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए प्राप्त होने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। श्री कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोविड-19 से रक्षा करने में ढाल का काम करेगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि निजी उपयोगकर्ताओं को भी साइबर चुनौती निगरानी नोडल एजेंसी, कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम सर्ट इन के परामर्श का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। कई देश लॉकडाउन अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग करते रहे हैं। कई प्रमुख निजी कंपनियों ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण पहले ही इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कोरोना महामारी संकट के बीच सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। जनरल नरवणे ने कल कश्मीर घाटी में विभिन्न टुकड़ियों का दौरा किया और जवानों से बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में जवानों की अथक सेवा की सराहना की। असम में मालेगांव जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक को क्वारंटाइन में जाने का निर्देश दिया गया है। इन लोगों पर 2 संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने का संदेह है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई पत्रकारों को भी क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। असम में वायरस से 28 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के 62 नए मामले सामने आने से अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1640 हो गई है। दिल्ली सरकार ने 52 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक 38 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में तेजी लाना और संक्रमण की जांच लागत में कमी लाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी मृत्यु की जांच कराने का फैसला किया है। बंबई शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में 1100 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 11,066 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 9,121 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 29 पैसे मजबूत हुआ। $1 76.58 का बोला गया। बंबई उच्च न्यायालय और इसकी अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बंबई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 5 मई तक केवल बहुत जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।